हेलो दोस्तों, आज हमारा तीसरा लेक्चर है सेल बायोलॉजी का, जो कि क्लास 11th चैप्टर नंबर 8 यूनिट 3 में आता है। अब सभी लोग एनसीईआरटी की बुक को लाइन वाइज लाइन यहाँ से देख सकते हैं और उसको थोड़ा सा आसान भाषा में करके समझाया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों ही तरह की सेल्स के बारे में हमने पहले पढ़ा था। यूकैरियोटिक में ऐसा न्यूक्लियस पाया जा रहा था जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, और प्रोकैरियोटिक में ऐसा न्यूक्लियस पाया जा रहा था जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पे कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उसे कहते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडेड हो, चारों तरफ उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। इसमें बैक्टीरिया आता है, बीजीए आता है। बीजीए की फुल फॉर्म होती है ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा एक तीसरा ऑर्गेनिज्म भी है PPLO। इसका नाम है फुल फॉर्म प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो का मतलब होता है फ्लूइड, ठीक है। सो प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये तीन चीज़ें, तीन एग्जांपल्स याद रखने हैं। प्रोकैरियोट्स के क्या एग्जांपल हैं? बैक्टीरिया, बीजीए और PPLO। कैसे होते हैं ये? जनरली स्मॉलर होते हैं, ज़्यादातर छोटे पाए जाते हैं, और मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, बहुत जल्दी डिवाइड कर जाते हैं। अगर हम कंपेरिजन करते हैं यूकैरियोटिक सेल से, तो इनका डिवीजन बहुत स्पीड से होता है। अब आते हैं इनके शेप एंड साइज पे। शेप एंड साइज इनका बहुत वेरिएबल होता है। हर बैक्टीरिया का शेप अपना अलग अलग हो जाता है, साइज अलग हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में एक खास बात यह है कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये बने किस तरीके से हैं, ऑर्गेनाइज कैसे हुए हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली सिमिलर होता है। फंडामेंटल लेवल पे देखा जाए तो ये सिमिलर होता है। सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटल लेवल पे सिमिलर होता है। लेकिन शेप और फंक्शन की बात करें तो इसमें हमें वाइड वैरायटी देखने को मिलती है। वाइड वैरायटी मतलब बहुत अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है। अब सारे प्रोकैरियोट्स के अंदर एक सेल वॉल मिलेगी, और इनकी जो सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं सभी की सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसी प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर सेल वॉल तो होगी बट सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती सराउंडेड, सेल मेम्ब्रेन नो, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल नहीं, मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी। फिर यहाँ पे कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। कहाँ पे? प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। सारे पॉइंट्स हो गए। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स में आएंगे बैक्टीरिया, बीजीए, PPLO, माइकोप्लाज्मा। जनरली ये स्मॉलर होते हैं, ज़्यादा तेज से रैपिडली डिवाइड कर जाते हैं, मल्टीप्लाई कर जाते हैं। शेप साइज इनका बहुत अलग अलग होता है। ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटल लेवल पे सिमिलर होगा। लगभग सभी प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल पाई जाती है जिसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन मिलता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में ये नहीं मिलती। इसका कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। ये तो प्रोकैरियोट्स का ऑलरेडी हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि प्रोकैरियोट्स में डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आते हैं सेकंड पॉइंट्स हमारे आते हैं, इन एडिशन टू जीनोमिक DNA। अब जीनोमिक DNA क्या होता है? जीन के अंदर वाला DNA, जीनोमिक DNA, यानी कि सिंगल क्रोमोसोम हो सकता है वो, या सर्कुलर DNA हो सकता है। जीनोमिक DNA तो बैक्टीरिया की सेल के पास होता ही होता है। उसके अलावा बहुत से बैक्टीरिया, बहुत से बैक्टीरिया के पास स्मॉल सर्कुलर DNA भी पाया जाता है। एक छोटा सर्कुलर DNA भी पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। और ये कहाँ मिलता है? आउटसाइड जीनोमिक DNA, ठीक है। तो हर बैक्टीरिया के सेल में एक जीनोमिक DNA होगा, और जीनोमिक DNA के आउटसाइड एक स्मॉल सर्कुलर DNA यानी कि प्लाज्मिड भी पाया जा सकता है। प्लाज्मिक DNA का काम क्या है? इसके पास कुछ यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स आते हैं। वो यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। क्लास 12th में बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक का मतलब सिर्फ इतना है यहाँ पे समझने के लिए कि जो प्लाज्मिड DNA होता है वो हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है एंटीबायोटिक्स के लिए। हम उसको बायोटेक में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है DNA एक और पॉइंट काम करता है। DNA इज़ यूज्ड टू मॉनिटर। DNA को हम यूज़ कर लेते हैं मॉनिटर करने के लिए। क्या मॉनिटर करने के लिए? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन DNA, कि फॉरेन DNA के साथ बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन
कैसे हो रहा है। फिर प्रोकैरियोट्स के पास एक यूनिक चीज़ होती है, बिल्कुल डिफरेंट एक यूनिक चीज़ होती है। वो यूनिक चीज़ क्या है कि उनके पास कुछ चीज़ें इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में पाई जाती हैं, जैसे कि मीजोसोम्स। अब मीजोसोम के बारे में एनसीईआरटी में यहाँ पे आपको सिर्फ 2 पॉइंट मिलेंगे, और आगे आने वाले टॉपिक में भी कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं। तो क्योंकि हम एनसीईआरटी को लाइन वाइज लाइन पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी हम यहाँ पे सारे पॉइंट्स नहीं बताएंगे, केवल 2 पॉइंट्स, और फिर आने वाले टॉपिक में बाकी पॉइंट्स भी आ जाएंगे। जैसे मीजोसोम्स एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म है किसका, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का ही कह सकते हो एक अलग रूप, एक डिफरेंट रूप है मीजोसोम। एंड ये सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती हैं, या फिर ये कह सकते हो सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस होती हैं, अलग तरह के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। तो इसे आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ा जाएगा। तो अब नया टॉपिक है यहाँ पे सेल एनवेलप एंड इट्स फंक्शन, सेल एनवेलप एंड इट्स फंक्शन मॉडिफिकेशंस, सॉरी, ठीक है। तो सेल एनवेलप एंड उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। देखो, ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी हैं, स्पेशली बैक्टीरिया की सेल की अगर हम बात करें, तो इनका जो एनवेलप है, सेल एनवेलप, वो केमिकली काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी अलग अलग केमिकल से बना होता है, और ये टाइटली बाउंड होता है, बहुत टाइटली बाउंडेड रहेगा। एंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, 3 अलग अलग लेयर पाई जाती हैं इसमें। पहली लेयर जो होती है वो हमारी ग्लाइकोकैलिक्स होती है, जो सबसे बाहर है। उसके बाद सेल वॉल आती है, एंड द फाइनल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो 3 लेयर्स होंगी, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों एक साथ मिलके प्रोटेक्शन देती हैं बैक्टीरिया को, तो प्रोटेक्टिव यूनिट के जैसा काम करेंगी। लेकिन इन तीनों के फंक्शन तो अलग अलग होंगे, बट ये हैं प्रोटेक्टिव यूनिट्स, यानी कि तीनों मिल करके उसके चारों तरफ प्रोटेक्शन दे रही हैं। जैसे सपोज ये यहाँ पे बनाते हैं, एक छोटा सा बैक्टीरिया है ये, सपोज इसके चारों तरफ हमने एक वॉल बनाई। सबसे पहले ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, तो ये भी उसको सुरक्षा दे रही है। फिर उसके चारों तरफ एक ये रेड वाली बना दी, ये सेल वॉल हो गई, ये भी उसको प्रोटेक्शन दे रही है। फिर उसके चारों तरफ एक और लेयर बना दी, इसको ग्लाइकोकैलिक्स बोल दिया, तो ये भी प्रोटेक्शन। अब देखा जाए तो ये तीनों लेयर मिल करके उसको प्रोटेक्शन ही तो दे रही हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स का काम कुछ और है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम कुछ और है, सेल वॉल का काम कुछ और है, तो तीनों का फंक्शन डिफरेंट है, लेकिन दे आर अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव यूनिट फॉर बैक्टीरिया। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की, तो यहाँ पे आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। कई आधार पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आधार क्या माना है, सेल एनवेलप के अंदर डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, और ग्राम स्टेनिंग। तो बेसिकली ग्राम स्टेनिंग क्या है, देखो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम ने एक तरह का स्पेशल तरह का स्टेन किया, यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट्स वगैरह लिए जाते हैं। तो पूरा स्टेन तो हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है, केवल इतना जानना है स्टेन एक तरह का डाई होता है जिससे कलर करते हैं, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने, बैक्टीरिया लिए और कुछ बैक्टीरिया को अपने स्टेन से डाई किया, कलर किया। तो कुछ तो ऐसे थे जो स्टेन दे रहे थे, पॉजिटिव मेथड पॉजिटिवली दे रहे थे, यानी कि स्टेन अप हो रहे थे। कुछ ऐसे थे जिन पे ग्राम स्टेन कलर नहीं आ रहा था, कुछ पे कलर आ रहा था। तो जो ग्राम स्टेन दे रहे थे उन्हें बोला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो ग्राम स्टेन नहीं दे रहे थे उन्हें बोला ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा ग्राम स्टेनिंग हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमने 3 लेयर्स पढ़ी थी अभी, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब इन तीनों को थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट्स में पढ़ लेना है, जस्ट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। देखो ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन और थिकनेस अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होता है। ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन और थिकनेस डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट होता है, और ये क्योंकि डिफरेंट है, इसका मतलब ये लूज शीट के जैसा हो सकता है, लूज हो सकता है शीट ज़्यादा, ठीक है, लूज शीट के जैसा हो सकता है। अगर लूज शीट के जैसा हुआ तो स्लाइम लेयर बोलेंगे, अगर ये थिक एंड टफ हुआ तो इसे कैप्सूल बोलेंगे, राइट। तो ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में सिर्फ 3 पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं कि इसके कंपोजिशन और थिकनेस डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट होगा, और ये लूज शीट के जैसा हो सकता है, थिक एंड टफ भी हो सकता है। लूज शीट वाला हुआ तो स्लाइम लेयर, थिक एंड टफ हुआ तो कैप्सूल। नाउ सेल वॉल क्या करती है, सेल के शेप को डिटरमाइन करती है, सीधा है। सेल वॉल क्या करती है, सेल के शेप को डिटरमाइन करती है। सेल वॉल का और कोई काम, हाँ दूसरा काम क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। किसको देगी, बैक्टीरिया की सेल है ना, सेल वॉल है तो बैक्टीरिया की सेल को देगी।
ठीक है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल बैक्टीरिया को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। स्ट्रक्चर मतलब उसकी संरचना को, उसके स्ट्रक्चर को एक ऐसा सपोर्ट देगी कि कहीं उसका वो बर्स्ट ना कर जाए, कोलैप्स ना कर जाए, यानी कहीं से वो फट ना जाए। ठीक है, तो बैक्टीरिया फट ना जाए, बर्स्ट ना कर जाए, उसके लिए सेल वॉल उसको एक तरह की प्रोटेक्शन दे रही है। नाउ कम टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरी लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर की होती है। अब सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर का मतलब ये है कि जैसे आप अपने गेट पे खड़े हैं, गेट के बाहर 10 लोग खड़े हुए हैं, आपका मन जिसको चाहेगा उसको आप अपने घर के अंदर बुला सकते हैं, जिसको चाहेगा उसको नहीं बुला सकते हैं। तो वैसी ही है कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब कुछ चीज़ों को तो ये अंदर आने देगी, कुछ चीज़ों को नहीं आने देगी, यानी सबको अपने अंदर पास नहीं होने देती ये लेयर। फिर ये यूकैरियोट्स में भी वैसी ही होती है जैसी प्रोकैरियोट्स में होती है, इसलिए लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। अब हमने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मीजोसोम्स के बारे में कुछ पॉइंट वहाँ पे लिखे गए एनसीईआरटी में और कुछ पॉइंट्स आगे आने वाले टॉपिक में लिखे गए हैं, तो वो यहाँ पे आएंगे मीजोसोम्स के बारे में। मीजोसोम्स कैसे बन जाता है? मीजोसोम्स बनता है जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर इसी को हम सेल बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन में कोई एक्सटेंशन बन जाता है। एक्सटेंशन एक तरह का स्ट्रक्चर है, जैसे हम अभी इनफोल्डिंग बोल रहे थे, तो इनफोल्डिंग बोलो या एक्सटेंशन बोलो या एक स्ट्रक्चर बोलो, एक ही चीज़ है। तो सेल मेम्ब्रेन का ही एक डिफरेंट रूप या डिफरेंट स्ट्रक्चर जब बनता है तो उसको हम मीजोसोम बोल देते हैं। ठीक है, अब मीजोसोम्स ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये एक्सटेंशन है, कैसे हो सकते हैं ये एक्सटेंशंस वेसिकल के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, वेसिकल के फॉर्म में हो सकते हैं। उसके अलावा ये ट्यूब या ट्यूबुल्स के फॉर्म में हो सकते हैं। इसके अलावा ये लैमिली के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, ये तीनों तरह से हो सकते हैं। अब बात आई है कि भाई अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है और इट इज़ अ वेरी यूनिक फीचर, या ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ये बहुत स्पेशल चीज़ है जो बैक्टीरिया में मिल रही है, हम लोगों में नहीं मिलता, तो आखिर इसको बनाने की ज़रूरत क्या थी? इस तरह के स्ट्रक्चर क्यों बनाने पड़े? क्योंकि ये कुछ स्पेशल काम कर रहा है बैक्टीरिया के लिए जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे थे। जैसे एक तो ये हेल्प कर रहा है सेल वॉल के फॉर्मेशन में, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, सेल की वॉल को बनाने में हेल्प कर रहा है। फिर ये एक और काम कर रहा है, एक तो डीएनए को रेप्लिकेट कर रहा है और रेप्लिकेट करने के साथ साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट भी रहा है। किसमें बांट रहा है? डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है टू डॉटर सेल। आगे आने वाले चैप्टर में इस चीज़ को पढ़ेंगे आप कि कैसे डॉटर सेल्स बनती हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस का जो डिवीजन, वहाँ पे सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे अभी सिर्फ इतना पॉइंट याद रखना है कि मीजोसोम्स का काम क्या है? सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करना, डीएनए को रेप्लिकेट करना और उसको उसकी डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना। इसके अलावा भी कुछ काम से हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, तो आगे वाले चैप्टर पे पेज पे बताते हैं। तो जैसा कि अभी पढ़ा, मीजोसोम्स क्या क्या कर रहा था? सेल वॉल का फॉर्मेशन में मदद कर रहा है, सेल वॉल के फॉर्मेशन में मदद कर रहा है। उसके अलावा डीएनए के डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प कर रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेप्लिकेशन, दोनों पॉइंट्स यहाँ पे लिखे जा सकते हैं। तो दोनों पॉइंट्स वहाँ पे कवर हो गए थे। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स आते हैं। ये मीजोसोम्स रेस्पिरेशन का भी काम करता है। ये वाला पॉइंट काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। रेस्पिरेशन में मदद करेगा, सेक्रेशन, किसी भी चीज़ को सेक्रेट करना होता है ना, तो सेक्रेशन की जो प्रोसेसेस हैं बैक्टीरिया के अंदर, उनमें भी मदद करता है। उसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो बेसिक तीन पॉइंट्स यहाँ पे स्पेशल और आ गए। सेल वॉल का फॉर्मेशन तो नंबर 1 था। नंबर 2 पे डीएनए को रेप्लिकेट भी लिख देते हैं, रेप्लिकेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, दूसरा हो गया। नंबर 3 रेस्पिरेशन, नंबर 4 सेक्रेशन, नंबर 5 प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। एंड इसी के साथ साथ एंजाइमेटिक कंटेंट को भी बढ़ाता है।
राइट। सो इतना तो पॉइंट्स हैं मीजोसोम्स के बारे में। अब आगे आता है, देखिए कुछ प्रोकैरियोट्स, इन सम प्रोकैरियोट्स, इन सम प्रोकैरियोट्स जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इसी को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है, अभी पढ़ा था ना बीजीएल, तो वही है साइनोबैक्टीरिया। इसके अंदर कुछ और भी एक्सटेंशंस पाई जाती हैं, जैसे मीजोसोम्स भी एक तरह का एक्सटेंशन है ना, तो इसके पास कुछ अदर स्पेशल एक्सटेंशंस भी पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं एक्सटेंशंस? इनटू द साइटोप्लाज्म। कहाँ पाई जाती हैं? साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। और इन स्पेशल मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर्स के अंदर क्या कंटेन करता है, क्या रखता है क्रोमैटोफोर्स? क्रोमैटोफोर्स के अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्रोमैटोफोर, क्रोमा का मतलब होता है कलर, यानी कलर वाले पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन, उसका नाम है ब्लू ग्रीन, ब्लू एक अलग कलर है, ग्रीन अलग कलर है, तो ये कलर वाले पिगमेंट भी उसके अंदर मिल रहे हैं, राइट। सो ये पॉइंट फिनिश। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बैक्टीरियल सेल मोटाइल भी हो सकती है, मोटाइल मतलब चल सकती है, और नॉन मोटाइल भी हो सकती हैं। अगर मोटाइल होंगी, अगर मोटाइल हुई, अगर, है ना, यहाँ पे दोनों पॉइंट हैं, बैक्टीरिया की सेल मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल भी हो सकती है, लेकिन अगर मोटाइल होती है तो उनके पास, इफ मोटाइल हैं देन उनके पास क्या होगा? थिन फिलामेंटस। भाई जैसे हम लोग मोटाइल हैं, मोटाइल का मतलब हम लोग चल सकते हैं, तो हमारे पास चलने के लिए पैर हैं, ऐसे ही अगर बैक्टीरियल सेल मोटाइल है तो उसके पास भी चलने के लिए कुछ होगा, तो उसके पास क्या होगा? थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन। एक्सटेंशन टर्म अगर टिपिकल लग रहा है तो याद रखना स्ट्रक्चर, थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर या एक्सटेंशंस पाए जाते हैं, इन्हें हम स्पेशल नाम देते हैं। जैसे हम कहें हमारे लोगों के पास चलने के लिए पैर हैं, तो इनके पास चलने के लिए फ्लैजिला है, ठीक है। तो इनकी एक्सटेंशंस को क्या बोलेंगे हम? फ्लैजिला। तो बैक्टीरिया की सेल अगर मोटाइल है तो उसके पास थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस पाए जाएंगे, जिन्हें हम फ्लैजिला बोलेंगे। अगर नहीं है तब तो नॉन मोटाइल है, तो फ्लैजिला ही नहीं, एब्सेंट है ना। अब बैक्टीरिया जो होता है उसके पास कितने फ्लैजिला हैं, कितने नहीं हैं, फ्लैजिला का क्या अरेंजमेंट है, ये अलग अलग होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस शो करता है, ठीक है। बैक्टीरिया शोज रेंजेस, डिफरेंट डिफरेंट रेंज, है ना, किसी के पास कितनी है, किसी के पास कितनी भी है, अलग अलग होता है बैक्टीरिया के। तो यहाँ पे हम लोग को स्पेशली डीपली इन चीज़ों को नहीं पढ़ना है, तो बैक्टीरिया बस इतना समझ लेना है कि ऐसा नहीं कि फिक्स नंबर ऑफ फ्लैजिला हो गया, इनके फ्लैजिला का नंबर और फ्लैजिला का अरेंजमेंट कैसे लगा होगा बैक्टीरिया के ऊपर, ये अलग अलग होता है। सो रेंजेस अबाउट व्हाट? अबाउट फ्लैजिला। फ्लैजिला के बारे में इनका रेंज डिफरेंट डिफरेंट होता है अलग अलग बैक्टीरिया में। नॉर्मल एक फ्लैजिला के बारे में अगर हम बात करें, बैक्टीरियल फ्लैजिला, एक की बात करें तो इसको फ्लैजिलम बोलेंगे, फ्लैजिलम सिंगुलर है, वैसे वो प्लूरल हो जाता है ना। 3 पार्ट से बना होता है, 3 पार्ट से, कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। पहला पार्ट क्या है? फिलामेंट। दूसरा पार्ट क्या है? हुक। और तीसरा पार्ट है बेसल बॉडी। तो पहला पार्ट फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, ये 3 पार्ट्स पाए जाते हैं फ्लैजिला के। फ्लैजिला, बैक्टीरिया का फ्लैजिला किन 3 पार्ट से बना होता है? फिलामेंट से बना होता है, हुक से बना होता है, और बेसल बॉडी से बना होता है। फिलामेंट इज लॉन्गेस्ट पोर्शन, फिलामेंट इज लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा पार्ट जो होता है वो फिलामेंट होता है, इतना लंबा कि ये एक्सटेंड कर जाता है, यानी बढ़ जाता है। कहाँ से कहाँ तक बढ़ जाता है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम
सेल की सरफेस से निकलता है और बिल्कुल बाहर की तरफ चला जाता है, आउटसाइड। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है कि फ्लैजिला एक तरह का मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन था जिसकी वजह से बैक्टीरिया मोटाइल हो पा रहा है। अगर ये पॉइंट आए कि क्या फ्लैजिला के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया में पाया जाता है स्पेशल स्ट्रक्चर, तो हम बोल सकते हैं कि यस, यहाँ पे बिसाइड्स फ्लैजिला दो डिफरेंट एंड स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे। नंबर 1 पाइली एंड फिम्बरी, नंबर 2 पाइली एंड फिम्बरी आर सरफेस स्ट्रक्चर। ये भी सरफेस स्ट्रक्चर है, ये भी देखो फिलामेंट भी सरफेस तक जा रहा था, यानी बैक्टीरिया का फ्लैजिला भी जा रहा था वहां तक। तो फ्लैजिला के अलावा पाइली एंड फिम्बरी भी पाए जाते हैं जो कि सरफेस स्ट्रक्चर हैं, ऊपर वाले स्ट्रक्चर हैं। लेकिन स्पेशल पॉइंट ये है कि फिम्बरी हो और पाइला, ये दोनों बैक्टीरिया की मोटेलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करते, मतलब ये चलने में कोई मदद नहीं करेंगे। डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटाइलिटी। जबकि फ्लैजिला तो मोटाइलिटी में रोल प्ले कर रहा था, ये तो मोटाइलिटी करेगा ना, पाइली फिम्बरी नहीं करेंगे, याद रखना। पाइली फिम्बरी मोटाइलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करता है, जबकि फ्लैजिला मोटाइलिटी में रोल प्ले करता है। वो मोटाइल होने के लिए ही है, चलने के लिए मदद कौन करेगा? तो यानी बैक्टीरिया के पैरों की बात करें, बैक्टीरिया में पैर कौन है? फ्लैजिला। पाइली एंड फिम्बरी पैर नहीं है, लेग नहीं है, मतलब चलने में मदद नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या है पाइली और क्या है फिम्बरी, ये पढ़ना है। पाइली के बारे में बात करें, सो इट इज इलोंगेटेड शेप। इलोंगेटेड शेप होता है ना, तो इलोंगेटेड ट्यूबुलर फाइबर जैसा होता है, ट्यूब का जैसा फाइबर। इलोंगेटेड ट्यूबुलर फाइबर है एक तरह का, जो कि सेल से निकलता है। ठीक है, इलोंगेटेड ट्यूबुलर फाइबर जैसा है। और ये पता है, ये फाइबर बोलेंगे या स्पेशल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, एक तरह का स्पेशल प्रोटीन है, मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। तो ये स्पेशल प्रोटीन से बना होता है। तो पाइली क्या है? इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो किसकी बनी है? स्पेशल प्रोटीन्स की। फाइबर ना कह के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स कहना बेटर है। तो पाइली आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो कि स्पेशल प्रोटीन की बनी हुई हैं। अब बात आती है फिम्बरी की। फिम्बरी ये स्मॉल ब्रिसल लाइक होते हैं। ब्रिसल ब्रश होता है ना, टूथ ब्रश करते हैं तो ब्रिसल होते हैं, तो ये ब्रिसल लाइक, इनका शेप कैसा हो गया? ब्रिसल लाइक हुआ। ठीक है, स्मॉल ब्रिसल लाइक। ब्रिसल लाइक है तो पता फाइबर, इन्हें फाइबर बोल सकते हैं, ब्रिसल लाइक फाइबर्स, ये भी सेल से निकलते हैं। ठीक, कुछ बैक्टीरिया में, अब एक स्पेशल पॉइंट आता है, यहाँ पे जोड़ देते हैं हम स्पेशल पॉइंट को। इन सम बैक्टीरिया, ये लास्ट पॉइंट है हमारे टॉपिक का। इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में जो फिम्बरी हैं वो क्या करते हैं? दे आर नोन टू हेल्प, दे आर नोन टू हेल्प। कैसे हेल्प करेंगे? अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक। रॉक मतलब जो चट्टाने वगैरह, जो पत्थर वगैरह होते हैं, तो क्या करेंगे ये बैक्टीरिया में मदद करेंगे, बैक्टीरिया को रॉक से चिपक जाने में, अटैच हो जाने में। इन द स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स जो ये बह रहा होता है पानी वगैरह, झरने वगैरह, वहाँ पे भी ये चिपके रहते हैं, तो ये उनको होल्ड कराने में, फिम्बरी जो है क्या करते हैं, वो मदद कराते हैं उसको चिपके रहने में। एंड आल्सो टू द होस्ट टिश्यू। तो क्या बेसिक काम हो गया? ये एक तो बैक्टीरिया को रॉक से अटैच रखेंगे, दूसरा होस्ट के टिश्यू पे भी चिपके रहने में ये मदद करते हैं। ठीक है, ये होस्ट टिश्यू ये भी 2015 में आया था एक कंपटीशन में, प्री मेडिकल टेस्ट में, है ना। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे आज
छोटे छोटे से 2 टॉपिक्स फिनिश हुए, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल का एंड दूसरा सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस का। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे आने वाला टॉपिक होगा राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी। बिल्कुल हम लोग एकदम NCERT की सीक्वेंस से चल रहे हैं, एग्जैक्ट लाइनों को ही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, एंड आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। थैंक यू।